तो अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप हम पढ़ चुके हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें और ज़्यादा कंपाउंडेड इफेक्ट देता है और ज़्यादा मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंसेज होते हैं बच्चों, एक लेंस जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एंड अदर वन जिसको हम बोलते हैं आईपीस। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस आपका वो लेंस है जो ऑब्जेक्ट के सामने रखा हुआ है, जिसको ऑब्जेक्ट देखता है पहली बार या जिसके थ्रू फर्स्ट इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। ठीक, और आईपीस वो लेंस है जो हमारी आइज़ के पास रखा हुआ होता है जिसके थ्रू हम देखते हैं। इन दोनों लेंसेज के कंपाउंड इफेक्ट से फाइनल इमेज बनकर तैयार होती है और हाईली मैग्नीफाइड इमेज इसमें बनती है। ठीक, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसकी मैग्नीफिकेशन लेंस के साइज़ की वजह से, फोकल लेंथ की वजह से लिमिट करती है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। हमें अगर मान लीजिए हंड्रेड्स में चाहिए मैग्नीफिकेशन, 70, 80, 100 के आसपास मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। इसका डायग्राम समझते हैं सबसे पहले और फिर इसकी मैग्नीफिकेशन हम निकालेंगे। ठीक, वन बाय वन। सबसे पहले डायग्राम में देखिए, ये हमारा आईपीस है जिसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है ऑफ हाइट HO। ठीक, इस HO से आने वाली जो रेज हैं, एक पैरेलल रे ली है हमने और एक ली है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। पैरेलल वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। ये मान लेते हैं इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है जिसको FO से डिनोट किया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्मॉल FO का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरी बात, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे है, ये एज इट इज सीधी सीधी निकल जाएगी और दोनों रेज यहाँ पर आकर मीट करेंगे एट दिस पॉइंट, जहाँ पर आपकी एक इंटरमीडिएट इमेज बनकर तैयार होगी। ये इमेज जो बीच में बन रही है, दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। आईपीस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक, इसको आईपीस को यही ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है अपने सामने। बात समझ में आ रही है सबके? ठीक, ये आईपीस, इसका एडजस्टमेंट हम इस हिसाब से करते हैं माइक्रोस्कोप का। कोशिश ये करते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज हमारी बनकर तैयार हो रही है, ये या तो इसके आईपीस के फोकस पर बने, ये आईपीस का फोकस है, या फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर बने। ठीक, अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कोई इमेज बनती है तो लेंस उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज बनाकर तैयार करता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो अगर ये इमेज बन रही है, ये ऑलरेडी इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड की इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी, और ये फोकस पर या विद इन द फोकस रखा हुआ है तो इसकी एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगी जो फाइनल इमेज यहाँ पर बनाकर दिखाई गई। ये डी पर भी हो सकती है। ये डी पर तब होगी जब ये आप फोकस से आगे कहीं पर बनाएंगे और एडजस्टमेंट कर इसको डी पर सेट कर लेंगे। और चाहते हैं अगर आप इसको रिलैक्स्ड आई से देखना कि आंखों पर आपके बिल्कुल जोर ना पड़े, तो उसके लिए इसको फोकस पर सेट किया जाता है और ये दोनों रेज यहाँ पर आकर पैरेलल हो जाती है और इमेज बनती है फाइनल आपकी इन्फिनिटी पर जाकर। ठीक, याद रहेगा सबके? आईपीस की जो फोकल लेंथ है उसको O से F तक का डिस्टेंस, उसको यहाँ पर ऊपर मार्क किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कहलाएगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस FE। और इन दोनों के बीच का ये जो गैप है इसको डिनोट करते हैं L से, ये कहलाता है ट्यूब लेंथ। याद रहेगा? दोनों के फोकस के बीच का गैप इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, जिसको मैंने यहाँ पर L से डिनोट किया। ठीक, डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत? आगे चले, मैग्नीफिकेशन निकाले। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज है जिसमें हमारा एक आईपीस है और एक ऑब्जेक्टिव है। वो आईपीस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। जब कभी भी दो लेंस कॉम्बिनेशन में लिखे हुए होते हैं या कॉम्बिनेशन में होते हैं, कंपाउंडेड इफेक्ट, उनके जो कंपाउंडेड मैग्नीफिकेशन या मिलाकर मैग्नीफिकेशन होती है वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में आपने पढ़ा था। मतलब अगर दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है तो टोटल मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू
द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्निफिकेशंस M1 एंड M2। यहाँ पर हमारे जो लेंस हमने लिए हैं, एक को हमने आई पीस बोला, एक को ऑब्जेक्टिव बोला है। तो एक काम करते हैं, 1 और 2 की जगह पर MO और ME लगा देते हैं। MO का मतलब है मैग्निफिकेशन जो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर रहा है, और ME का मतलब है मैग्निफिकेशन जो आई पीस प्रोवाइड कर रहा है। और दोनों लेंस की मिलाकर जो मैग्निफिकेशन होगी वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? ठीक, करते हैं। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। ठीक, इस डायग्राम को गौर से देखिए, बहुत ध्यान से, नज़र ना लगे, उस इतना ध्यान से देखना। एक एंगल ये बन रहा है, लेट इट बी बीटा, दिख रहा है? ये एंगल नज़र आ रहा है बीटा, और ये बीटा यहाँ भी मार्क कर सकता हूँ मैं। क्यों बेटा, कर सकते हैं? दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्यों भाई? सेफ और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये बीटा माना तो ये भी बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, इन दोनों लेंस, ये दोनों जो सामने नज़र आ रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में tan बीटा लगा दो। इसमें भी tan बीटा, इसमें भी tan बीटा। tan बीटा का क्या फॉर्मूला होता? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है HO डिवाइडेड बाय बेस, ये कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये। इसको मान लेते हैं V, सॉरी U। इसको कुछ मार्क तो किया नहीं ना। चलो एक काम करते हैं, इस वाले एंगल को बीटा मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये वाला एंगल अगर बीटा होगा तो ये भी बीटा हो जाएगा, बिकॉज दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों ट्रायंगल से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लीजिए, जो कि हाइट में इसके बराबर ही होगा HO के, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ये पहली वाली रे जो मैंने ली थी, ये पैरेलल रे ली थी, तो जितनी हाइट ये होगी इतना ही गैप यहाँ पर होगा। इन दोनों ट्रायंगल में आप tan बीटा लगा दीजिए। ठीक, और ये जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है, इसकी हाइट को मान लीजिए H डैश। tan बीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले इस वाले ट्रायंगल में tan बीटा लगाइए। tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब HO अपॉन ये डिस्टेंस कितना है? FO के बराबर, फोकस से पास हो रही है ना ये, तो ये गैप FO के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा H हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई FO। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यही tan बीटा आप इस वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। जब बीटा इक्वल है तो tan बीटा भी इक्वल होगा, तो यही tan बीटा आप इधर से भी निकालिए। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है? H डैश, और बेस कितना है? दोनों की फोकल लेंथ के बीच का गैप, दोनों के फोकस के बीच का गैप। किससे डिनोट किया हमने इसको? L से, तो ये जाएगा H डैश अपॉन L। tan बीटा को भूल जाइए और इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लीजिए। एक काम कीजिए, ये जो इसका बेस, इसका ये न्यूमरेटर है, ये इधर ले आओ, L इधर ले जाओ, इनको इंटरचेंज कर दो दोनों को, तो ये बन जाएगा L अपॉन FO इक्वल टू H डैश अपॉन HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्निफिकेशन। तो हमें इस ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन पता चल गई, कितनी हो जाएगी? L अपॉन FO के बराबर। देखो इधर ध्यान से सुनो, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ चुकी है L अपॉन FO के बराबर। ठीक, अब इसके अंदर दो केस बनते हैं। पहला केस जब फाइनल इमेज हमारी बनेगी D पर, और दूसरा केस जब फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। तो दोनों केसेस को वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज विल फॉर्म एट D। जब फाइनल इमेज हमारी D पर बनेगी तब मैग्निफिकेशन क्या होगी? इस फॉर्मूले में MO और ME की वैल्यू रख दीजिए। MO तो हमने अभी निकाल ही लिया है, जो फाइनल मैग्निफिकेशन होगा M वो होगा
L अपॉन एफ ओ एम ई कितना हो जाएगा? सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने फाइनल इमेज डी पर बनाने के लिए एक मैग्निफिकेशन निकाली थी जो कि आई थी हमारी 1 + d अपॉन एफ। याद है आपको? जब आईपीस के बारे में बात चल रही है तो यहाँ पर एफ की जगह पर एफ ही आ जाएगा। आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हो जाएगी 1 + d अपॉन एफ ई, उस केस के लिए जब फाइनल इमेज हम डी पर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + d अपॉन एफ ई से इसको मल्टीप्लाई करा दो, L अपॉन एफ ओ इंटू 1 + d अपॉन एफ ई, ये बन जाएगा आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये याद रहेगा। सेकंड केस, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट। जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी तब क्या होगा? तब भी आप इसके अंदर दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए। एम ओ तो ये रहेगा L अपॉन एफ ओ के बराबर मल्टीप्लाइड बाई एम ई। इनफाइनाइट के लिए जो मैग्निफिकेशन हमने निकाली थी सिंपल माइक्रोस्कोप में वो आई थी हमारी d अपॉन एफ। आईपीस के लिए बन जाएगा एम ई इक्वल टू d अपॉन एफ ई। तो ये पुट कर दीजिए आप d अपॉन एफ ई, तो फाइनल मैग्निफिकेशन आ जाएगी L अपॉन एफ ओ इंटू d अपॉन एफ ई। हम कौन सा वाला केस प्रीफर करेंगे कार्तिक? ये वाला या ये वाला? कौन सा? ये वाला? वो वाला? देखिए इसमें मैग्निफिकेशन ज़्यादा आएगी बट फिर भी हम इसको प्रीफर करेंगे बिकॉज इसके अंदर इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, आइस पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, रिलैक्स्ड आई से आप इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात? तो हम इस वाली इमेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसका अगर आप फाइनल स्टेटमेंट देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है एफ ओ एफ ई दोनों डिनोमिनेटर में। अर्चित, एफ ओ एफ ई दोनों डिनोमिनेटर में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। मतलब अगर आपको चाहिए एक हाई मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप, कार्तिक लिसन हियर, अगर आपको हाई मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप चाहिए तो आपके पास एफ ओ ये भी स्मॉल होना चाहिए, एफ ई वो भी स्मॉल होना चाहिए, दोनों की फोकल लेंथ वेरी स्मॉल होनी चाहिए। ठीक, लेकिन इन प्रैक्टिस 1 सेंटीमीटर से कम वाली फोकल लेंथ ऑब्टेन करना, बनाना, डिज़ाइन करना मुश्किल है, तो कम से कम 1 हो सकता है बस। और इसमें भी हम इन दोनों को भी अगर कंपेयर किया जाए रहेंगी तो दोनों की कम फोकल लेंथ, लेकिन कम में भी आईपीस की फोकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा ली जाती है और ऑब्जेक्टिव की कम ली जाती है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है जी, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम ली जाएगी, आईपीस की ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे मान लीजिए एक को 1 सेंटीमीटर ले लिया तो ये 2 सेंटीमीटर, दोनों कम कम है बट आपस में कंपैरिजन में ये बड़ा है, ऐसे कहना चाह रहा हूँ, समझ गए? ऐसा इसलिए करते हैं हम कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें व्यू करना है माइक्रोस्कोप की हेल्प से, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो ये एच ओ बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जर्व करना है, तो उसके सामने अगर आप छोटा मोटा कोई लेंस भी रख देंगे तो भी वो उससे आने वाली अच्छी खासी लाइट को अंदर मतलब जाने के लिए रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक बार रिफ्रैक्शन अंदर हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, उसके अंदर से निकलने वाली जो रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है इंटेंसिटी बहुत वीक होगी। हम ये नहीं चाहते कि जितनी लाइट एंटर करी है उसमें से कोई पार्ट भी हमारा वेस्ट हो। आईपीस हमें बड़े से बड़ा रखना पड़ेगा ताकि सारी की सारी लाइट वहाँ पर दूसरे लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट हो और हमारी आंखों में जो रोशनी जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए। जितनी ज़्यादा जाएगी उतनी ज़्यादा अच्छी इमेज हम देख पाएंगे। ठीक है, याद रहेगा? तो ये तो छोटा भी काम कर जाएगा लेकिन वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसकी दीवारों से जो टकराएगी लाइट रे वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। सारी की सारी हम ये चाह रहे हैं जो भी रिफ्रैक्ट हो रही है वो सारी की सारी हमारी आइज़ तक पहुँचे ज़रूर।